देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th में मैथमेटिक्स में, वो टॉपिक हमें जो आज पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया था। तो आपने वो सीखा था कि कैसे दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो हम उसे भाग देके कैसे उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो क्या था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो था a = bq + r, जहाँ पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक थे और q और r क्या थे, दो अद्वितीय पूर्णांक थे। ठीक है, अब बात आती है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। ठीक है, आज का टॉपिक ये है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने से पहले आपको एल्गोरिथम का वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये एल्गोरिथम क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब बात आती है एल्गोरिथम की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एल्गोरिथम जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ये जो एल्गोरिथम है वो किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करता है, और वो विधि क्या होती है, चरणों में, कुछ स्टेप्स में होती है। ठीक है, वो अपने स्टेप्स में अपनी एक विधि प्रदान करता है। एल्गोरिथम का क्या मतलब हुआ, किसी भी समस्या को हल करने के लिए वो अपनी एक विधि प्रदान करता है, जिसमें वह क्या होती है, चरणों में होती है। ठीक है, वह विधि चरणों में होती है। तो मैं यहाँ पे एल्गोरिथम का 2 लाइन में डेफिनेशन लिख दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया भी एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो यह किसी भी समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, और यह विधि जो है वो चरणों में होती है, चरणों यानी कि स्टेप्स में होती है। ठीक है, स्टेप्स में होती है। तो अब वो स्टेप्स क्या होंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए, अभी मैंने आपको बताया एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम क्या था आपका, किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है जो कि कुछ चरणों में होती है। ये तो रही बात एल्गोरिथम की। अब बात आती है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, देखिए, यह एल्गोरिथम जो होता है, यह एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है, आपको ये बात तो पता चल गई कि एल्गोरिथम जो है वो किसी समस्या को हल करने के लिए विधि प्रदान करती है जो चरणों में होती है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक की HCF निकालने की, HCF आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में आप महत्तम समापवर्त या मसा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग हम क्या करने के लिए करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे अभी आपने लिया था a और b, आप अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। ठीक है, उसी तरीके से यह एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक की HCF, जो भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे उन दोनों की HCF निकालने यानी कि मसा निकालने की एक विधि प्रदान करती है। और इसी विधि के चरणों को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बात समझ में आई। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता दूँ कि ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, इस एल्गोरिथम में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ता है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसका प्रयोग हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप भाग विधि के द्वारा क्या करते थे, HCF यानी मसा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन 2 लाइन मैं वो भी लिख देना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो करना है ये तो आपको विधि प्रदान करती है। तो हम विधि तो चरणों में होगी, ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए, यानी क्या कैलकुलेट करने के लिए या विधि प्रदान करती है किस चीज़ के लिए, HCF निकालने के लिए। दो धनात्मक पूर्णांक जो दिए होंगे उसके HCF निकालने की विधि जो है प्रदान करती है। ठीक है, और उस विधि में हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लेके, जैसे दो धन पूर्णांक थे 21 और 5 था, तो जिसमें 21 क्या था, बड़ा था, तो हम उसमें भाग देकर के एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि 5 × 4 + 1, तो उससे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मिली थी। वो क्या थी, मैंने आपको बताया था
कि यदि कोई धन पूर्णांक a और b हैं तो भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए दो अद्वितीय संख्या मिलती है आपको क्यू बार में आप ले गए और आर आपका शेषफल आया था, तो क्या लिखते थे उसको हम a = bq + r। आपको ये बात याद रखनी है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। उसी प्रमेय का प्रयोग हम यहाँ करते हैं, यानी भाग विधि द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको, जिसके थ्रू मैं आपको इस एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से समझाऊंगी और उसके बाद उसके स्टेप्स भी लिखवा दूंगी। ओके, तो आइए हम करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया। मान लिया हमारे पास C और D कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मान लिया हमारे पास C और D दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम उसकी प्रमेयिका लगाते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे उसका यूज करेंगे, वहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है C और D, और मान लिया कि C क्या है, D से बड़ा है। अब हम अपनी प्रमेयिका के हिसाब से ये करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम C बड़ा है, इसलिए C को क्या करेंगे, D से भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे आप, मान लिए आप दो अद्वितीय संख्या क्यू बार ले गए और आर उसका क्या आया है, शेषफल, रिमाइंडर आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको मैं फर्स्ट स्टेप भी बता रही हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, आप क्यू बार में ले गए, आर आपका शेषफल यानी रिमाइंडर आया। तो देखिए, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यदि एल्गोरिथम में क्या है, यदि ये पहला स्टेप है कि यदि आपका जो शेषफल है ये 0 आ जाए, ये आर के जगह, मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल लिया C और D, आपके पास तो कोई दूसरी संख्याएं होंगी, ठीक है, जैसे 12 होगा, 15 होगा, इस टाइप से होंगी, तो वो धनात्मक संख्या होंगे, तो आप जब भाग देंगे तो कुछ और शेषफल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो पूरी तरह विभाजित हो गया, आपका शेषफल जो है वो 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया, तब उस स्थिति में इन दोनों संख्याओं का जो आपके पास दिया रहेगा, C और D यहाँ पर लिया है हमने, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का जो मसा होगा वो आपका भाज्य, यानी कि जब यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस स्थिति में C और D यहाँ पर जो दोनों अपनी संख्याएं ली होंगी, उसमें आपका जो भाज्य होगा वही आपका क्या होगा, मसा होगा, ठीक है। यही आपका स्टेप फर्स्ट है। तो आप क्या लिखेंगे इस केस में, आपको क्या लिख सकते थे, अगर ये जो आपको लिखना हो तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, C = DQ + R, इसी तरह से लिखते थे जैसे आपने लिखा था उसमें A = BQ + R, उसी तरह से यहाँ पर C = DQ + R लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बात रही उसकी। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि यदि 0 नहीं आया, जैसे यहाँ पे आर आया, मान लीजिए कुछ भी आ जाए, आपका कोई संख्या उसमें 1 आ जाए, 2 आ जाए, जब तक यहाँ पर 0 नहीं होगा तब तक आपको भाग विधि का प्रोसेस आगे करना होगा। लेकिन उसमें आप कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो ध्यान से समझिए। उस स्थिति में पहला ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने भाग दिया, आपका शेषफल यदि 0 आ गया, तब उस स्थिति में आपका जो भाज्य होगा वो आपका इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन यदि शेषफल 0 नहीं हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में आप इन दोनों संख्याओं का, यानी ये जो आपका शेषफल आया रहेगा और जो भाज्य होगा, इन दोनों को लेकर के भाग देंगे। यानी अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर D को भाग देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप ले जा रहे हैं, आप ले गए Q1 टाइम और आपका शेषफल क्या आ गया, R1 आ गया, ठीक है। फिर यदि आपका 0 आ गया, तब आपका जो होगा, यहाँ पर मान लीजिए फिर से 0 आ गया, सेकंड टाइम में 0 अगर आ गया, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपका जो भाज्य होगा, ठीक है, जब आपका यहाँ पर शेषफल 0 आएगा, जब आपकी रिमाइंडर यहाँ 0 मिल जाएगी, उस स्थिति में जो भाज्य होगा वही आपका दिए हुए दोनों संख्याओं का क्या होगा, मसा होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो फिर आप वो प्रोसेस करेंगे और इस स्थिति में यह यहाँ पर आप किससे, R से भाग देंगे, R को भाग देंगे R1 से, ठीक है। तो अब मान लिया आप क्या ले जाएं इस तरह से, और तब तक ये प्रोसेस आपको करनी ही है रिपीट, जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए। जिस स्थिति में शेषफल आपका 0 आएगा, उस स्थिति में जो आपका भाज्य होगा वही क्या होगा, दिए हुए दोनों संख्याओं का क्या होगा, वो मसा होगा। तो ये जो स्टेप है इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें हमने भाग दिया, प्रमेयिका का यूज़ किया, तो वही मैंने आपको बताया था कि इसमें हम प्रमेयिका का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो विधि है
यही क्या है आपका कुल मिलाकर मसा ज्ञात करने की जो ये वाली विधि है, इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स आपको लिखवा देती हूँ। क्लियर हो गया आपको किस तरह से निकालना है। देखिए, दो संख्याएं दी रहेंगी, दो धनात्मक पूर्णांक, आपको उन दोनों का मसा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे जितनी बार में चाहेगा। आप जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं, तो आप जितनी बार भाग ले जाएंगे, यहाँ पर जो शेषफल अगर 0 हो गया तो उस स्थिति में दोनों संख्याओं का जो भाज्य होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। लेकिन यदि आपका 0 नहीं आ रहा तो आप तब तक ये भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जिस स्थिति में शेषफल 0 आएगा उस स्थिति में जो भाज्य होगा वही आपका क्या होगा, दोनों संख्याओं का मसा होगा। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स आपको लिख देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ये स्टेप्स आपको क्लियर किया कि आप सी और डी आपके जो धनात्मक पूर्णांक दिए होंगे उसमें आप कैसे भाग देकर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टेप यानी चरण करते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। यदि 0 आ गया तो आपका उस स्थिति में जो भाज्य होगा वही इन दोनों दिए हुए संख्याओं का क्या होगा, मसा होगा। यदि 0 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, वापस से भाग देते जाते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और उस स्थिति में जो आपका भाज्य होता है वही क्या होता है, दिए हुए दोनों संख्याओं का मसा होता है। ये तो आपको मैंने करके बताया। अब उसके स्टेप्स मैंने बोला आपको मैं लिखवा देती हूँ, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सी और डी के लिए, सी और डी यानी जो दो आपको संख्याएं दी रहेंगी, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया था। आप भाग देते हैं और इस तरह से निकालते हैं कि सी को आप क्या लिखेंगे, यहाँ जो भी संख्या आपकी होगी इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। और जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आपका जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और अपने भाज्य से हमेशा छोटा होता है। बताया था मैंने ये बात आपको। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए चरण 2 में आ जाइए, स्टेप 2 में। यदि R 0 है तो पूर्णांकों C और D का HCF, पूर्णांक C और D का HCF क्या हो जाएगा आपका, वह खुद ही D हो जाएगा। ठीक है, C और D का HCF। ठीक है, उस स्थिति में जो है आपका D जो होगा वो पूर्णांकों C और D का HCF हो जाएगा, इन दोनों का HCF यह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि R 0 के बराबर नहीं है, यदि आपका जो ये रिमाइंडर है ये 0 के बराबर नहीं है, तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब, अगर R आपका 0 नहीं है तो D और R इन दोनों के लिए क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर R से D को भाग देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया स्टेप सेकंड। अब आपका स्टेप 3 है, चरण 3। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, और इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई। तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ किया। ठीक है, अब मैं आपको, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अब मैं इसमें आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगी उसमें इस एल्गोरिथम का यूज़ करना, यानी HCF कैसे निकालेंगे हम दो धनात्मक संख्याओं का, मैं आपको वो बताऊंगी कुछ एग्जांपल के थ्रू। तो वो नेक्स्ट वीडियो में।